आचार्य लव भूषण जी का औपचारिकता सेशन कर शुरू हो ली रहा जाए। है। पहले मंच पे स्वागत कर लें हम। बिल्कुल। मैं स्वागत के लिए पुनः बुलाना चाहूंगा हेलो गांधी जी को, राजीव कुमार गांधी जी को, कि जो आचार्य जी का स्वागत करें। और मंच पर ये जो मंच है, पूरा मंच आचार्य जी को, आचार्य जी इस पूरे मंच से अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हम सवाल जवाब लेंगे। आचार्य जी, ओवर टू यू। हेलो ओपन मंच है आपके लिए। आप पहले प्रश्न करेंगे या सीधा मैं ओपन, आप अपनी बात रखिए। मैं चाहूंगा कि मैं अपने विचार खड़े होकर रखूं। पहले तो मैं सभी रायपुर वासियों का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैंने आते ही सबसे पहले गांधी जी से पूछा कि रायपुर किस बात के लिए जाना जाता है, तो इन्होंने बताया कि यह रामचंद्र जी की कौशल्या, जो उनकी माता है, उनकी ये उनकी जन्मभूमि है। रामचंद्र जी यहाँ से पैदा हुए हैं। तो सबसे पहले माँ कौशल्या के चरणों में मैं वंदन करता हुआ, आपके चरणों में वंदन करता हुआ मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, ये अवसर प्रदान किया कि मैं यहाँ पर आकर अपने विचार रख सकूं। मैं आपको एक बात, आज का जो मेरा विचार रखने का जो मेरा मैं गांधी जी से मैंने ये अपने विचार व्यक्त किए कि ज्योतिष के जो मैं विचार मैं दुनिया के सामने रखना चाहता हूं कि आज मैंने आप सभी महानुभावों को सुना, तो आप सब लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग कर्म पे विश्वास करते हैं, लेकिन ज्योतिष कभी ये नहीं कहता कि आप कर्म ना करें। अभी मैं इनके महानुभाव जी के विचार सुन रहा था, पहले आप सभी के सुने। ज्योतिष कभी ये नहीं कहता कि आप कर्म ना करें। ज्योतिष आपके कोच की तरह काम करता है, एक गाइड की तरह काम करता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि आधुनिक भारत में हम एक जिम ज्वाइन करते हैं तो हम एक पर्सनल ट्रेनर होता है, हम कहीं भी एक बीमार हो जाते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम एक योगा ट्रेनर अटेंड करते हैं, या हम एक आजकल तो पर्सनल लाइफ वेल्थ के कोच यहाँ पे अटेंड हो गए हैं। उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी हमें ये गाइड करती है कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए और आपको लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए। मैं अभी आपको मैं अपनी कुछ प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है और ये कैसे काम करती है। अभी तक हमने एस्ट्रोलॉजी को, थोड़ी सी आवाजें आ रही है पीछे से गांधी जी, एक बार आप थोड़ा सा सुनिए। मैं 15 से 20 मिनट का टाइम लूंगा, इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आपको आज ज्योतिष के बारे में वो चीजें बताऊंगा जो आपने हो सकता है नहीं सुनी हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार भास्कर जी अपनी पीपीटी को रेडी रखिए। आपने सभी ने सुना होगा कि हमारे ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों को 4 प्रकार से इन्होंने बांटा गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें 3 राशियों को धर्म की राशियां कहा गया है, 3 राशियों को अर्थ की राशियां कहा गया है, 3 राशियों को काम की राशियां कहा गया है और 3 राशियों को मोक्ष की राशियां कहा गया है। ये जो 3 राशियां हैं, इन्हें हम पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश, इस प्रकार से भी इन तत्वों में भी इनको बांटा गया है। आज हम इसके बारे में थोड़ी सी विशेष चर्चा बात करेंगे। पहले बात करते हैं 5 एलिमेंट के बारे में। आप सबको मालूम होगा कि जो हमारा ये मानव का शरीर है, या ये मोबाइल है, या ये माइक है, ये 5 तत्वों से बनकर बना है। कोई मुझे बताएगा कि ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? थोड़ा सा एक बार एक माइक थोड़ा सा बीच में भी दे दीजिए, एक माइक। हम थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाते हैं ताकि कोई मुझे बताएगा कि हमारा जो शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना गया है, ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? हाँ जी, मैडम को माइक दीजिए प्लीज। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। बहुत, मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं ये 5 तत्व आपको मैं बताना चाहूंगा। अगली स्लाइड की चली कि हमारी जो बॉडी है, ये इसमें सबसे पहला जो तत्व है पानी है। हमारी बॉडी में भी 72% पानी है, पूरे ब्रह्मांड में भी 72% पानी है। कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो ठोस है चाहे वो तरल है, उसमें पानी की विद्यमानता होगी ही होगी। उसके बाद मैं बात करूंगा एयर एलिमेंट की। एयर एलिमेंट 6% है। उसके बाद बात करूंगा फायर एलिमेंट की, 4% है। उसके बाद पृथ्वी तत्व की 12% है, और उसके बाद स्पेस एलिमेंट की जो कि 6% है। यदि हम जो भारतीय ज्योतिष में 4 तत्वों के ऊपर काम किया गया,
लेकिन भारतीय ज्योतिष के बाद चाइना में इसके ऊपर ज्यादा काम किया। उन्होंने बोला कि 4 तत्व नहीं 5 तत्व होते हैं। आकाश, भारतीय ज्योतिष में आकाश तत्व को यह माना गया कि यह सभी तत्वों में विद्यमान है, लेकिन चाइना में यह कहा गया, जिसमें लोशुक जी ने कहा कि 4 नहीं 5 तत्व हैं। तो इसके में अलग अलग तरीके की भ्रांतियां हैं, लेकिन अभी जो आज का विचार है उसमें हम 5 तत्वों को लेकर चल रहे हैं। आज की एक डेट ऑफ बर्थ मैं इसमें लेना चाहूंगा, इसको आगे। जब भी पृथ्वी में 5 में से कोई भी एक बैलेंस तत्व इम्बैलेंस हो जाता है तो सुनामी आती है, भूकंप आता है, यही तरीके के आपने चीजें सुनी होगी। जो भी प्राकृतिक आपदा आती है वो तभी आती है जब इन 5 तत्वों में से कोई भी एक तत्व इम्बैलेंस हो जाता है। और हमारे भी शरीर में यदि कोई बीमारी आती है तो तभी आती है यदि इन 5 एलिमेंट में कोई भी एक एलिमेंट मिस हो जाता है। यदि हमारी मैं बॉडी की बात करता हूं, पीछे लीजिए, वाटर एलिमेंट ये क्या है? जो हमारी बॉडी का लिक्विड है, जो हमारी बॉडी का ब्लड है वो वाटर एलिमेंट है। जो एयर एलिमेंट है, जो हम सांस ले रहे हैं वो एयर एलिमेंट है। फायर, जो अग्नि, हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है, जो थर्मामीटर है वो फायर है। और अर्थ, जो हमारी हड्डियां हैं वो अर्थ एलिमेंट है। और जो स्पेस, जो हमारे पेट का जो ये बीच का हिस्सा है ये हमारा स्पेस एलिमेंट है। तो यदि हमारी बॉडी में ये 5 तत्वों का मिसबैलेंस हो जाता है तो हमारे शरीर में भी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से यदि मैं तत्व की बात करता हूं तो 1 से लेकर 9 नंबर, जो 9 के 9 ग्रह हैं, इनको एक तत्व दिया गया है, इनको एक कलर दिया गया है, इनको एक राशि दी गई है, इनको एक मेटल धातु दी गई है। सबसे पहले मैं बात करता हूं वाटर एलिमेंट, जिसकी जो धातु है वो एल्यूमिनियम है और जिसका जो कलर है वो ब्लू है। उसके बाद एयर एलिमेंट आता है जिसका 3 और 4 नंबर है। उसके बाद फायर एलिमेंट, उसके बाद 2, 5, 8 अर्थ एलिमेंट, उसके बाद स्पेस एलिमेंट। तो हमारा जो भी जो शरीर है ये 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है। यहां पर कोई भी बंदा मुझे अपने कोई भी जातक यहां पे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएगा? किसी भी, आप बताइए। अब इन्होंने बोला कि इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4/4/1972। यदि मैं इनकी बात करूं तो इनके पास, आपने बोला 4/4, तो इनके पास 4 नंबर 2 बार आ गया, 3 एक बार भी नहीं है, 8 इनके पास नहीं है, इनके पास 5 नंबर भी नहीं है, इनके पास 1 है, इनके पास 7 है, 6 नहीं है और इनके पास 2 नहीं है। अब इनके पास मिक्स एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इनके पास पूरा नहीं है और कोई भी एलिमेंट इनके पास ऐसा नहीं है जो पूरी तरह है। तो ये इनके यदि मैं बारे में कुछ प्रेडिक्शन देना चाहूं, अभी मैंने इनका समय और नहीं लिया, लेकिन सिर्फ एलिमेंट से मैं इनके बारे में प्रेडिक्शन लेना चाहूं तो ये अपनी जल्दी से गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि इनके पास इमोशनल 2 नंबर नहीं है। अच्छा 72 है तो 7 नंबर भी है, तो 6 नंबर नहीं है आपके पास, 6 नंबर नहीं है, इनके पास 3 नंबर भी नहीं है, इनके पास 5 नंबर भी नहीं है। तो जिनके पास 5 नंबर नहीं है और जिनके पास 8 नंबर भी नहीं है इनके पास, तो इनके पास क्या होता है कि ऐसी स्किल जिसमें स्मार्टनेस हो, जिसमें चालाकी हो, वो नहीं है। जो अपने दिल की बात सामने वैसे ही रख देंगे जैसा इनके दिल में होगा। बताइए साहब, मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? इनके पास 5 नंबर भी नहीं है, यदि ये ज्यादा खाना खा लेंगे तो इनके पेट में दर्द या कमर में दर्द होने लग जाएगा। हाँ हाँ जी जी ठीक बोल रहे हैं आप। और इनके पास 6 नंबर भी नहीं है तो इनके पास लग्जरी यदि इनके पास होगी तो भी उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। और इनके पास 3 नंबर भी नहीं है तो इनके पास कहीं ना कहीं ग्रोथ की भी कमी रहेगी, वो ग्रोथ लाइफ में नहीं ले पाएंगे जो इनको नेचर से इनको लेनी चाहिए थी। तो आप कुछ सजेस्ट करेंगे? मैं उसमें अपने मैं इसके बारे में पर्सनल डेट ऑफ बर्थ के बारे में बाद में सजेस्ट करूंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा, और जितने भी बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए हैं उनमें मोस्टली बच्चों में 1 और 9 नंबर मतलब वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट नहीं है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जितने भी बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए हैं उनमें अधिकतर बच्चों में 1 नंबर और 9 नंबर नहीं है। बहुत से बच्चों में वाटर एलिमेंट नहीं है और बहुत से बच्चों में फायर एलिमेंट नहीं है। और वाटर एलिमेंट अपनी बात को रखने का होता है और 9 नंबर फायर एलिमेंट अपनी बात को एग्जीक्यूशन एक्शन लेने का होता है। जबकि देखिए कि 2000 के बच्चे जितने बात पैदा हुए हैं मोस्टली बच्चे उतने एक्टिव नहीं है जितने कि हम लोग हैं। आप सबके घर में बच्चे हैं, आप अपने आप खुद चेक कीजिएगा। तो ये तत्व, ये जो ज्योतिष के माध्यम से हम इनको कैसे पूरा किया जा सकता है, इसको ज्योतिष हमें कोच की तरह काम करती है, एक गाइडेंस की तरह काम करती है। ज्योतिष कभी आपको किस मिस गाइड नहीं करती। लेकिन हमारे भारत में ज्योतिष को इस परिदृश्य में दिखाया गया है कि हम यहाँ पे इसमें ज्योतिष के नाम से जो पाखंड या जो चीजें होती हैं या इसको इस तरीके से
मिसगाइड किया गया कि हमें खुद को यह लगता है कि हम ज्योतिष को अपनाएं या ना अपनाएं। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मैं अक्सर जब भी विदेशों में जाता हूं, यहाँ भारत के जो बच्चों को इसके बारे में बात करने जाता हूं, तो बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर भारत में तो ज्योतिष माना जाता है, फॉरेन में कहां माना जाता है, विदेशों में कहां माना जाता है। तो मैं आपको एक बहुत सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं कि आज विक्रम संवत का कौन सा ईयर चल रहा है। विक्रम संवत कौन सा चल रहा है आज? 2080। आप सभी को पता है कि विक्रम संवत 2080 चल रहा है। और इंग्लिश कैलेंडर का कौन सा ईयर है? 2024। तो मैं आपको बताऊंगा कि उससे पहले भी पंचांग थे, लेकिन अलग अलग तरीके के पंचांग थे। आज से 2080 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य जी एक राजा हुए थे, जिन्होंने सभी पंचांगों को मिलाकर 2080 में से पूर्व एक पंचांग निकाला था, जिसको बोला जाता था विक्रमादित्य पंचांग, जिसमें उन्होंने 7 वार दिए थे: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज नासा के द्वारा, यूएसए के द्वारा उन्हीं वारों को फॉलो किया गया। उन्होंने जोर लगा लिया कि हम लोग इसके अलावा वार निकाल दें। आज पूरा भारत सोमवार को सोमवार कहता है, पूरा विश्व सोमवार को सोमवार कहता है। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सोमवार को नकार दे दी है। तो बताइए मुझे आप। तो ये भारत की ये सनातन धर्म ने पूरे वर्ल्ड को संदेश दिया कि 7 दिन होते हैं, 7 वार होते हैं, 360 दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं। मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि क्यों 3 साल के बाद, 4 साल के बाद लीप ईयर आता है? तो क्या भारतीय जो नववर्ष पंचांग है उसमें अधिक मास नहीं आता है साहब? 3 साल के बाद उसमें भी अधिक मास आता है और लीप ईयर उसी प्रकार से आता है। तो आज भारत की बनाई हुई संस्कृति पे, सनातन धर्म की बनाई हुई संस्कृति को पूरा विश्व मान रहा है, लेकिन हम उसको विश्व अपनी ही बनाई हुई संस्कृति को अपना नहीं रहे हैं। मैं अभी देख रहा था यहाँ पे 3 ज्योतिष बैठे थे, उसमें से एक कह रहे थे कि ज्योतिष गलत है, ये मेरा ज्योतिष सही है। जब तक मैं आपको बताऊं कि पर सारा कुछ हमारे ही ऋषियों के द्वारा बनाए, हम किसी ज्योतिष को क्यों गलत कह रहे हैं? हमें सभी ज्योतिष का सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले ज्योतिष पराशर जी के द्वारा लिखा गया, उसके बाद केपी जी ने अपनी बात कही, भृगु जी ने अपनी बात कही, नाड़ी अपने ज्योतिष ने अपनी बात कही, अगस्त्य ने अपनी बात कही, लाल किताब के रचयिता थे रूपचंद शास्त्री जी, उन्होंने अपनी बात कही। हमारे ज्योतिष में यह सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है कि कोई भी एक ज्योतिष दूसरे ज्योतिष के बचाता है तो वह सबसे पहले उस ज्योतिष की बात काटता है। बताओ मैं सब गलत कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हम किसी भी ज्योतिष को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। हमें हर ज्योतिष का सम्मान करना चाहिए, हमें हर ज्योतिष विद्या का सम्मान करना चाहिए। आज मुझे बताइए कि ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष कहता है कि यदि तेरे कोई भी ग्रह 3 राशियों में है तो तेरे को पीड़ा होगी। वो 3 राशियां कौन सी हैं? मोक्ष की राशियां, 4 नंबर राशि, 8 नंबर राशि और 12 नंबर राशि। ये 3 राशियां ऐसी हैं जो जल की राशियां हैं, और इसमें कोई भी ग्रह बैठा होगा तो तेरे को पीड़ा होगी। और ये पीड़ा कहां से आई है? ये तेरे प्रारब्ध कर्म से आई है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अब हमारे ज्योतिष में बताया कि 3 तरीके का जल होता है। जल कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, और 3 ही मोक्ष की राशियां हैं। कोई मुझे बताएगा कि ये जल 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? कोई मुझे बताएगा कि 3 प्रकार का जल कौन कौन सा होता है? शायद आपने पहली बार सुना होगा कि जल भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जल कर्क राशि का चंद्रमा, पीने वाला जल, बहने वाला जल, ऐसा जल जो सभी के काम आएगा, वो कर्क राशि का जल है। और दूसरा जल वृश्चिक राशि का जल, जो जमीन के नीचे का जल है, जो कच्चा तेल है, जो जितना भी क्रूड ऑयल है, ये क्या है साहब? ये वृश्चिक राशि से देखा जाता है। और तीसरा जल जिसे गमंड का पानी कहते हैं, उसे समुद्र का पानी कहते हैं, और जिसे मीन राशि से देखा जाता है। यदि आपको बात अच्छी लगी तो मैं तालियों से स्वागत चाहूंगा। तीसरा जल जिसे मीन राशि से देखा जाता है, जिसे समुद्र का पानी कहा जाता है, गुरु। आज गुरु में की 2 राशियां हैं, एक धनु राशि और एक मीन राशि। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गुरु के 4 नक्षत्रों में से 3 नक्षत्र तो राहु के हैं। मतलब ये कहा गया है कि गुरु और बुध की ही ऐसी राशियां हैं जो ड्यूल राशियां हैं, द्विस्वभावी राशियां 2 ही ग्रहों के पास में हैं। एक तो बुध के पास है और दूसरी गुरु के पास है। तो यह भारत की संस्कृति में एक ये बहुत बड़ा एक विचित्र योग है कि जितने भी गुरु हैं वो मानो इसमें यह कहा गया कि बाहर से कुछ हो रहा है, वो अंदर से कुछ हो रहा है। मतलब जो सच्चे गुरु हैं वो अपनी बात समाज के सामने रख ही नहीं पाए। यदि हम ज्योतिष के माध्यम से, जो भारतीय संस्कृति की देन है, भारतीय सनातन धर्म की देन है,
यदि आप कोई भी राजा महाराजा को उठा के देख लीजिए, वो हमेशा दो लोग अपने पास में रखते थे, पहले राज ज्योतिष और दूसरे राज वैद। और जो भी राज वैद, जितने भी आयुर्वेदा बना है वह ज्योतिष के आधार पर बना है। और जब भी भगवान गणेश जी के द्वारा ज्योतिष लिखा जा रहा था, तब दो कुटियां साथ हाथ में बनी थी। पाराशर जी ज्योतिष लिख रहे थे और धन्वंतरी जी आयुर्वेदा लिख रहे थे। तो यह ज्योतिष हमारा लिखा हुआ नहीं है। ज्योतिष क्या कह रहा है कि आप ज्योतिष ही हमें एक रास्ता दिखाता है कि आप भगवान का नाम लें। ज्योतिष ही हमें बताता है कि आप पक्षियों को दाना डालें, आपको ये काम करने हैं। ज्योतिष हमें कभी गलत रास्ते पे लेके जाता है क्या? आप मुझे बताइए, आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये कहे कि ज्योतिष ने किसी को भ्रमित किया है? कोई कह देगा कि ज्योतिष ने किसी को भ्रमित किया है? हो सकता है कि जो ज्योतिष को पढ़ा रहा है या ज्योतिष में जिसकी पकड़ है वो कितनी है, यह अपने को देखना पड़ेगा। मैं अभी आपको एक 12 भाव के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ज्योतिष में किस तरीके से भाव काम करते हैं। एक बार अगली स्लाइड लीजिए। ये 9 प्लैनेट के बारे में मैं सबसे पहले की बात करता हूं कि 9 ग्रह हमारी कुंडली में होते हैं, जिसमें पहला ग्रह सूर्य है। यह लीडर, केमिकल, डॉक्टर, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, रियल एस्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और हाई अथॉरिटी को दिखाता है। अब मैं चंद्रमा की बात करता हूं। चंद्रमा फूड, जितना भी प्रकार का खाना है, हम जो भी फूड का बिजनेस करते हैं, यह चंद्रमा ग्रह से देखा जाता है। लिक्विड मनी, पैसे की तंगी, कि हमें हमेशा किसी को कहता है कि पैसा आता तो बहुत है लेकिन पैसा रुकता नहीं है, यह कौन दिखाता है? चंद्रमा ग्रह। क्वीन, रानी, वोटर, डिफेम, किसी भी प्रकार का इल्जाम लगना, किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का इल्जाम लगता है वो तभी लगता है जब चंद्रमा ग्रह खराब होता है। टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस, माइंड, मदर, हीलिंग एरिया और मेमोरी और स्टेट गवर्नमेंट, यह चंद्रमा ग्रह से देखी जाती है। इसके मैं बात करता हूं बुध ग्रह की। एजुकेशन, कम्युनिकेशन, नॉलेज, ग्रोथ, डेली इनकम, यह जुपिटर ग्रह से देखी जाती है। इसके मैं बात करता हूं 4 नंबर, डिसिप्लिन, राहु। आज जो पहले जो 3 युग हुए, त्रेता युग, सतयुग और द्वापर युग, उसके बाद आज का जो कलयुग है, ये कलयुग का राजा राहु है। ये राहु हमें डिसिप्लिन दिखाता है, राहु हमें वेल्थ क्रिएशन कराता है। फोटोग्राफी, फिल्म इंडस्ट्री, स्क्रैप, मोबाइल, डिजिटल मार्केटिंग, फास्ट फूड, इल्यूजन, एआई, ये जो जितने भी काम हैं ये राहु ग्रह से देखे जाते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं 5 नंबर की, ग्रीनरी, नर्सरी, गेम। हमारी जो बुआ या सिस्टर होती हैं वो कम्युनिकेशन, पेपर वर्क, गत्ता, पैकिंग बॉक्स, मोबाइल, ये सारे काम बुध ग्रह से देखे जाते हैं। इसके बाद करते हैं शुक्र ग्रह की बात। जब मैं शुक्र ग्रह की बात करता हूं तो लग्जरी लाइफ, कौन बंदा लग्जरी लाइफ जिएगा और कौन बंदा सादगी लाइफ जिएगा, यह शुक्र ग्रह डिसाइड करता है। जिसमें परफ्यूम, बार, पब, रेस्टोरेंट, नेम एंड फेम, मंत्री पद, यह सब शुक्र दिलाता है। इसके बाद बात करता हूं मैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह सच्चाई की बात करता है, राहु किसकी बात करता है? बनावटी दुनिया की, और केतु बात करता है हकीकत की, जो रियलिटी दुनिया की बात करता है। मेडिटेशन, ये सब कुछ केतु दिखाता है। उसके बाद शनि, जो भी हमारे अंदर स्मार्टनेस है, चालाकी है, जो भी हमारा हार्ड वर्क है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी संचित कर्म है या क्रियान्वयन कर्म है, ये सब शनि ग्रह से देखे जाते हैं। और उसके बाद बात करता हूं मैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह, जितने भी ये मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, जितने भी उद्योग हैं, ये सब मंगल ग्रह से देखे जाते हैं। और जितने भी हमारे भाई या प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी, यह सब भी मंगल ग्रह से देखी जाती है। अभी उसके बाद मैं बात करता हूं भावों के बारे में। अभी यदि मैं भावों के बारे में बात करूंगा तो यह बहुत सेशन मेरा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार स्लाइड को आगे कीजिएगा। जैसे हमारी कुंडली में 12 भाव दिए गए हैं, इसमें हर भाव का एक एट्रीब्यूट्स है कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह कहां पे बैठे गए हैं। यह बताता है कि 12 हाउस, 12 राशि, 9 प्लैनेट्स, 27 नक्षत्र और 108 चरण किस प्रकार से हमें हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं। जो पहला भाव है ये कॉन्फिडेंस का है और सेल्फ का है, और इसमें दूसरा भाव पैसे का है और स्पीच का है, जो हम बोल रहे हैं। जैसे आप अध्यात्म के बारे में इतना बोल रहे हैं तो पक्का ही आपके दूसरे भाव में नवम राशि होगी या गुरु का वहां पे बहुत अच्छा प्रभाव होगा। इसमें तीसरे हाउस की बात करता हूं, जो भी हम हार्ड वर्किंग है, कम्युनिकेशन है, जो भी सोशल मीडिया है, जो भी प्रिंट मीडिया है, जितने भी आप लोग जर्नलिज्म में काम करते हैं, आप जर्नलिज्म के बिजनेस में सक्सेस होंगे या नहीं होंगे,
या थर्ड हाउस से देखा जाता है। और मैं फोर्थ हाउस की बात करता हूं, रियल एस्टेट। मेरा घर बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरी गाड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी, मैं मल्टी मिलियनर होऊंगा कि नहीं होऊंगा। जैसा कि मैडम ने भी बताया था कि सभा, जितना भी नरेंद्र मोदी जी या कोई भी नेता सभा करता है, पब्लिक गैदरिंग, वो भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। इधर फिफ्थ हाउस की बात करता हूं, स्पोर्ट्समैन, फिल्म इंडस्ट्री, ये जो भी काम है ये फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। छठा हाउस, रोग, ऋण, शत्रु, हमारा जो हेल्थ है, हमारे जो एनिमी है और हमारा जो कर्जा है, हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया और नहीं उतर रहा है, ये किसे देखा जाता है? छठे घर से। सातवें घर से मैरिज लाइफ और पार्टनर के बारे में देखा जाता है। आठवें घर से सर्जरी और ऑपरेशन के बारे में देखा जाता है। नवम भाव से भाग्य के बारे में देखा जाता है। दसम भाव से स्टेटस और कर्म के बारे में बात की जाती है। 11वां भाव विनिंग का और डिजायर फुलफिलमेंट का होता है। और 12वां भाव एक्सपेंस का और फॉरेन का होता है। तो इसी प्रकार से हम अपने 12 भावों से, 9 ग्रहों से यह जान सकते हैं कि किस तरीके से हमें एस्ट्रोलॉजी मदद करती है, हमारे भविष्य हमें क्या करना चाहिए। मैं एक बार वो जो चार्ट है वो वापिस आइए, जो 12 चार्ट है, मैं इसमें आपको एक बार मेरी बात सुनिएगा। इसमें एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि जिसमें जो मेरी रिसर्च मैंने की है, मैं ये बताता हूं कि साहब ये 11वां भाव आपका किसका है। यहां पे एक मैडम थे बैठे थे, 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है। 11वां भाव किसका है? इच्छा पूर्ति का। यदि यहां पे जो भी डायरेक्शन बैठी है, यहां पे मान लीजिए आपकी 11 नंबर राशि बैठी है और आप अपने घर के पश्चिम में बैठकर आप अपना कार्य करने लग जाएंगे, तो आपकी जो इच्छा है वो बहुत जल्दी पूरी होने लग जाएगी, क्योंकि ये वरदान आपको किसका मिल गया? भगवान का मिल गया है। और यदि गलती से भी आप साउथ वेस्ट की दिशा में बैठ के काम करने लग गए तो आपके काम उल्टे होने लग जाएंगे, क्योंकि 8वीं दिशा साउथ वेस्ट की। यदि आपका लगन कौन सा है? मेष राशि का है। तो इसी प्रकार से इसके लगन अलग अलग से होते हैं। यदि आपको अपने घर में पैसा कहां रखना चाहिए, 2 नंबर हाउस में जो दिशा बैठी है, यदि उस दिशा में, क्योंकि 2 नंबर राशि किसकी है? वेल्थ की है। 2 नंबर राशि पैसे की राशि है। यदि इस दिशा में आप अपना पैसा रखना चालू कर देते हैं तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होने लग जाता है, पैसा जुड़ने लग जाता है। क्योंकि 2 नंबर में जो राशि बैठी है, जो 2 नंबर के देवता बैठे हैं, उनका काम यही है कि वो आपके पैसे को मल्टीप्लाई करें। उनका एट्रीब्यूट्स यही है। आप चाहते हैं कि मेरा नेम एंड फेम पूरी दुनिया में हो जाए, कर्म तो आपको करने पड़ेंगे, लेकिन भाग्य कैसे साथ देगा? आप अपना जो भी प्रोफाइल है उसे, जहां पे आपके 3 नंबर के घर में जो राशि बैठी है उस दिशा में लगा दीजिए। लोग आपको दूर दूर से जानने लग जाएंगे, लोग आपको दूर दूर से पहचानने लग जाएंगे कि ये मेरा नेम एंड फेम का जोन है, ये मेरा अट्रैक्शन का जोन है। और यदि आपके घर में किसी को हेल्थ इश्यू है तो 5 नंबर, 6ठा नंबर में क्या बताया था? रोग, ऋण, शत्रु, इसको काटता कौन है? इसका 12वां घर। यदि 5 नंबर हाउस में आप अपने आप को बैठना शुरू कर देंगे तो जितने भी हमारे असाध्य रोग हैं वो भी हमसे हरने शुरू हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी हमारी मदद करती है, ग्रह हमारी मदद करते हैं, नक्षत्र हमारी मदद करते हैं कि हम किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी की मदद से, एक कोच के मदद से हम अपने आप को, हम अपने जीवन को उस उद्देश्य में लेके जा सकें जो हमारी इच्छा है। यदि हम इसको एक साइंस की तरह, जी आप पूछना चाहेंगे कुछ? हेलो महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था, ये जनहित के लिए है। मैं कई बार देखा हूँ कई लड़कियों के या लड़के के ना 30 साल 32 साल तक शादी नहीं होते, रोज जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, दान करेंगे, कोई पंडित बोलेगा चंद्रमा दान कर दो, कोई हल्दी दान कर दो, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इन्होंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, मेरी बात को सब लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए इन्होंने क्या क्वेश्चन किया कि शादी का घर कौन सा है? 7 नंबर। शादी कौन करवाएगा? जब 7 नंबर घर का संबंध किससे बनेगा? 11 नंबर घर से बनेगा। मेरे पास अभी भी एक सज्जन आए थे, उन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखाई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने बोला कि मेरी शादी नहीं हो रही है। तो मैंने जैसी उनकी कुंडली देखी तो जब उनकी दशा चल रही थी तो दशा का स्वामी 6ठे घर में बैठा हुआ था। तो शादी को नेगेट कौन करता है? शादी को मना कौन करता है? उसका पीछे वाला घर। मैंने उन्हें बोला कि उनकी गुरु की दशा चल रही है और 7वें घर में उनकी 5 नंबर राशि बैठी है। मैंने उनको बोला आप केसर का तिलक अपनी नाभि पे लगाना चालू कर दीजिए, आपकी शादी की योग प्रबल हो जाएंगे। अब मेरी बात को समझ रहे हैं? समझे मैंने क्या बोला? कि 7वें घर में जो राशि बैठी है आप उस ग्रह को वहां पे स्थापित कर दीजिए, आपकी शादी के योग प्रबल हो जाएंगे। ज्योतिष आप वो कह रहा है कि वो देवता जिसके पास जो
पावर है, वो कहते हैं कि मेरे पास आके मुझे बताओ तो सी तेरे को क्या चाहिए, मैं शादी नहीं दे रहा हूं, ये प्रॉमिस नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं तेरे को पैसा दे रहा हूं। वो कह रहा है साहब मुझे पैसे के साथ साथ में मुझे शादी भी करानी है। तो बोल रहे ठीक है, आप अपने यहाँ से बाप को उठाइए, आप यहाँ पर आ जाइए, आप इतना काम करके देखिए। ये मेरा ज्योतिष, मेरी रिसर्च है, ये मेरा अनुसंधान है। अभी तक 1000 से ऐसे बच्चों की शादियां जिनकी शादियों का प्रॉमिस नहीं था, पिछले 10 वर्षों से उनकी शादियां नहीं हो रही थी, पिछले 10 वर्षों से वो लोग कर्जे में थे। हमने एक सरल टेक्निक से उन बच्चों को शादियां भी करवाई हैं, और जो कर्जे की समस्या से, पैसों की समस्या से जूझ रहे थे, उनको उन समस्याओं से बाहर भी निकाला है। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम अंशुल मिश्रा है। मैं एक पार्टी विशेष से प्रवक्ता हूं। प्रवक्ता का मेरा काम है पार्टी में अपनी बात रखने का। ज्योतिष को लेके मेरे छोटे छोटे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मेरा यह है कि वर्गोत्तम ग्रह क्या होता है। जब नवांश में वह ग्रह वर्गोत्तम होकर बैठता है तो वह वर्गोत्तम, कई ज्योतिषाचार्य यह कहते हैं कि वर्गोत्तम ग्रह जो होता है नवांश में अगर ठीक बैठ जाता है तो वो उच्च से भी अच्छा फल देने लगता है। इसके बारे में आप प्रकाश डालें। और दूसरा मेरा यह है प्रश्न आपसे, क्योंकि मैं भी ज्योतिष का विद्यार्थी हूं, कि नीच का राहु अगर होता है कि नहीं होता है, और अगर नीच का राहु होता है तो वह तृतीय भाव में बहुत अच्छा फल देता है, ऐसा कहा जाता है। तो तृतीय भाव में नीच का राहु होता है कि नहीं होता है, पहला प्रश्न। कई जगह पे इस पे मतभेद हुए हैं, कई सारी बातें हुई हैं। और अगर नीच का राहु होता है तो वह तृतीय भाव में बैठकर अपनी महादशा में क्या फल निर्देश देता है, इसके बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो तृतीय भाव में राहु उच्च का होता है। तृतीय भाव में राशि कौन सी है? तुला लग्न में तुला लगन है तो 9 नंबर राशि हुई जी। तो 9 नंबर राशि में राहु नीच का होता है, वही और तृतीय भाव में राहु उच्च का होता है। तो इसका मतलब राहु आपके 2 तरीके के रिजल्ट देगा। राहु आपको नेम फेम भी देगा, लेकिन आप नेम एंड फेम में बढ़ना चाहेंगे तो हो सकता है कि आपकी समझ ये ना रहे कि मैं गलत तरीके से बढ़ रहा हूं कि मैं सही तरीके से बढ़ रहा हूं। आपको बस नेम एंड फेम चाहिए होगा, चाहे वो गलत तरीके से हो चाहे वो सही तरीके से हो। अब इस बात की जजमेंट की परवाह नहीं करेंगे कि मुझे कैसे बढ़ना है, बस आपको एक ही बात दिखेगा, मुझे येन केन प्रकरेन बढ़ना है, आगे बढ़ना है। आप सही और गलत और सही का निर्णय लेने में कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाएंगे। ये राहु का नीच करता है। यदि राहु का नीच उच्च के भाव में बैठ जाता है तो सही और गलत निर्णय में लेने में असमर्थता करते हुए आप आगे बढ़ने की चेष्टा रखेंगे। नवांश वाला गुरुजी प्रश्न, नवांश वाला। नवमास में यदि मैं बात करता हूं तो नवमास क्या है, पहले तो नवमास को समझना पड़ेगा। नवमास मतलब एक भाव के 9 टुकड़े कर दिए गए। पहले तो नवमास को समझना पड़ेगा कि नवमास है क्या। उन्होंने बोला कि नवमास का मतलब है कि एक भाव के हमने 9 टुकड़े कर दिए। जो नवमास बना था तो सबसे पहले इसमें बात किया था कि भाव 7 यदि मैं बात करता हूं तो जो 30 डिग्री का भाव है इसको 9 डिग्री में बांट 9 भागों में बांट दिया, मतलब 30.20 डिग्री का एक नवमास उन्होंने बनाया। तो सबसे पहला जो नवमास देखा जाता है वो पार्टनर लाइफ, मैरिज लाइफ को देखने के लिए बात की जाती है। वर्गोत्तम की चार्ट की बात की जाती है कि जो ग्रह आपका इस राशि में भी है और उस राशि में भी होगा, सेम राशि में बैठा होगा, तो मतलब वो ग्रह वर्गोत्तम रिजल्ट देगा। आपकी 50% लाइफ तो D1 से चलेगी और 50% लाइफ D9 से चलेगी। और यदि कोई ग्रह D1 में अच्छी राशि का नहीं बैठा और वह D9 में अच्छा होकर बैठा है तो आप कोई भी ज्योतिषाचार्य D1 से उसको प्रेडिक्ट करेगा तो भी उसकी भविष्यवाणी गलत होने के पूरे योग हैं। लेकिन मैं इसमें आपको एक बात बताता हूं कि अब आज की जो नई टेक्निक आ गई है, जो अब की नई टेक्निक आ गई है, अभी यहाँ पे एक ज्योतिषाचार्य बैठे थे, उन्होंने बोला था कि 1 सेकंड में 2 बच्चे पैदा होते हैं। मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगा, साहब 1 सेकंड में 2 नहीं 4 बच्चे पैदा होते हैं। अभी आज की जो ज्योतिष है उसमें हम लोग इस प्रकार से ज्योतिष आपके समय की गणना की जाती है कि आपने मुझे बताया कि मेरा जन्म 12:58 पे हुआ है, तो मैं हमको ये तक बता देंगे कि आपका जन्म साहब 12:58 पे नहीं, आपका जन्म 12:57 14 सेकंड और 800 मिली सेकंड पे हुआ है। मेरे पास अभी मेरे मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, यदि किसी को इस तरीके की अपना जन्म समय निकलवाना हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही जन्म हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही यूनिक समय है, तो हम आपको जन्म निकाल के बता देंगे कि इस टर्म समय में सिर्फ ये जन्म आपका है।
जी। हेलो हेलो। हमारे बीच छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी पधार चुके हैं। हम सबकी ओर से उन्हें स्वागत करते हैं और ये सेशन यथावत जारी रहेगा। आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं आचार्य जी। श्री राजीव कुमार गांधी जी पुष्पगुच्छ से बृजमोहन जी का स्वागत करेंगे। ओवर टू यू सर। मैडम आप थोड़ा लेट हो गए, आप बाहर चले गए। मैंने 12 भावों के बारे में विस्तृत रूप से बताया था कि कौन सा भाव किस तरीके की काम करता है। अभी हमारे बीच में नेताजी भी आए हैं हमारे प्रिय। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप पब्लिक मीटिंग करते हैं वो 4th हाउस से देखी जाती है। आप सोशल मीडिया में कोई भी काम करते हैं वो 3rd हाउस से देखी जाती है, और जो विनिंग है वो 11th हाउस से देखी जाती है। जो हमारा स्टेटस है वो 10th हाउस से देखा जाता है। जो हमारी कर्म भूमि है वो मैडम ने भी बताया वो 10th हाउस से देखी जाती है। तो मैं बताऊं ज्योतिष के ऊपर हमारे यहाँ 2 प्रकार का ज्योतिष होता है, एक कर्मकांड ज्योतिष और एक फली ज्योतिष। ये हमारी ही एक, जिसमें डॉक्टरी भाषा में ये कहा जाए तो कर्मकांड ज्योतिष एक अलग ज्योतिष है और एक फली ज्योतिष एक अलग ज्योतिष है। हम आज तक ज्योतिष को वही समझ ले बैठे जो कर्मकांड ज्योतिष है, हमने उसी को ही 100% ज्योतिष समझ लिया, जबकि जो फलित ज्योतिष है वो कर्मकांड ज्योतिष से बिल्कुल भिन्न है। और मैं पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व भर में इस ज्योतिष की अलग जगाने का एक अभियान मैंने शुरू किया गया है। जो इसको भारत सरकार को भी, मैं आपकी सरकार से भी विनती करना चाहूंगा कि ज्योतिष को, जो वाराणसी में ज्योतिष के विश्वविद्यालय हैं, इसको अभी तक गवर्नमेंट सिर्फ कला मानती है, इसको विज्ञान नहीं मानती है। आज भारत में जितने भी हमारे नेता लोग हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, वो चोरी छुपे ज्योतिष के पास जाते हैं। जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना के अंदर वास्तु सरकारी तौर पर किया जाता है और वो वहीं पर बैठते हैं जहां पर चाइना में उनके वास्तु शास्त्री कहते हैं कि आपको यहां बैठकर देश के बारे में काम करना है। जबकि ज्योतिष और वास्तु भारत के द्वारा बनाया गया है और हमारे ही नेता या हमारे ही बड़े बड़े लोग उसको पब्लिकली स्वीकार नहीं करते हैं। मैं इसी अपने चैनल के माध्यम से आप सबको ये कहना चाहूंगा कि यह कला और विज्ञान का अद्भुत संगम है। और इसको ज्योतिष को जो राज्यसभा में मेंबर भेजे जाते हैं या मनोनीत सदस्य किए जाते हैं, ज्योतिष के भी कोई सदस्य को वहां पर सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाना चाहिए। अब मैं आग्रह करूंगा बृजमोहन अग्रवाल जी से कि कृपया वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा कि बृजमोहन जी शॉल उड़ाकर हमारे अतिथि का स्वागत करें। अतिथि देवो भव। धन्यवाद मंत्री जी। अब आप स्थान ग्रहण करें अगले सेशन के लिए।